नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। स्कूल शिक्षा मंत्री के पुतले का दहन, कांग्रेस सेवा दल ने जलाया शिक्षा मंत्री का पुतला। पुलिस ने जलते पुतले को बुझाया। अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं खोलने के मामले को लेकर किया पुतला दहन। शराबी ट्रक चालक की करतूत, सड़क पर लहराते बेलगाम दौड़ा रहा था ट्रक, बाल बाल बचे लोग। समारोह पूर्वक मनाया गया रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस। तेंदुए के शिकार के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। और कोसमी में किया गया सामुदायिक भवन का लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने रविवार को प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह का पुतला दहन किया। कांग्रेस सेवा दल का यह आक्रोश नगर के उत्कृष्ट विद्यालय से 8वीं पास हुए छात्र छात्राओं के लिए इंग्लिश मीडियम की कक्षा शुरू नहीं किए जाने को लेकर था। रविवार को कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी जिला कांग्रेस कार्यालय से रैली के रूप में निकले और हनुमान चौक के पास रास्ते में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह के पुतले का दहन किया। इस दौरान वहां कोतवाली का अमला पहुंचा और जलते हुए पुतले पर पानी डालकर पुतले को पूरी तरह से जलने से रोका गया। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सिंह काम करो। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष अनुराग चतुर्मोता ने कहा कि 8वीं पास करने वाले छात्रों के पालक एडमिशन को लेकर परेशान हैं और यहां सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, मध्य प्रदेश की ये गूंगी, निकम्मी और बहरी जो सरकार, ये सरकार लगातार और यहाँ का जो नेतागण है जिनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बालाघाट विधानसभा का और साथ ही साथ जिले का, उत्कृष्ट महाविद्यालय की स्थिति ये है कि कक्षा 8 के बाद कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा शुरू नहीं की जा रही है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में आ गया है। और साथ ही साथ हमारे जो मंत्री महोदय हैं, सांसद जी हैं, ताकि जो विधायक लोग हैं वो भी किसी तरीके की कोई मांग ऊपर शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से नहीं उठा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज पुतला दहन किया गया है और ये शुरुआत है और ये क्रमबद्ध तरीके से होगा। बाकायदा उनकी तेरहवीं की जाएगी, बाकायदा मुंडन संस्कार किया जाएगा और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सर, ये भी देखा गया कि मंत्री जी अपने जिले के जो कृषि मंत्री जी है उन्होंने प्रस्ताव बना करके भेजा है। कल इस संबंध में उन्होंने बयान भी जारी किया था। भाई मेरा कहना है दिया तले अंधेरा वाली बात है साहब। जब भी कोई मांग उठती है तो एक लॉलीपॉप जैसी पकड़ा दी जाती है बालाघाट की आवाम को कि हमारे द्वारा ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। मेरा कहना यह है, जब आपको पता है कि अप्रैल में जब सेशन खत्म हो गया, 8वीं की परीक्षा हो गई, उसके बाद आपने आज 3 महीने 4 महीने होने के बाद में भी पालक परेशान हो रहे हैं अपने बच्चों को लेकर कि वो एडमिशन कहाँ कराए। बड़ी गरीब परिस्थितियों के लोग उत्कृष्ट महाविद्यालय में एडमिशन लेते हैं और उनकी रास्ते की व्यवस्था करना किसकी जवाबदारी? सिस्टम की जवाबदारी। और सिस्टम उस समय जागता है जब आवाज़ उठती है, ये आवाज़ उठने का इंतजार करती है। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने कहा कि भाजपा ने प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। मूलभूत सुविधाओं को जब कोई सरकार नहीं पहुंचा पाती तो ये उसका पुतला दहन है। पुतला दहन एक विरोध प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है कि जो मूलभूत सुविधाएं आपको लोगों को देना है, आप वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप टोटल निजीकरण के माध्यम से जा रहे हैं और स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है उन लोगों को फायदा पहुंचाने के कारण सब ये व्यवस्था खराब कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे मेरा आरोप है कि आप हमेशा निजीकरण पर, हमेशा निजीकरण भी ऐसे कि पूरे स्कूल कॉलेजेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं उनके हैं। हमारा यहाँ से आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के कारण सरकारी स्कूलों में ये शिक्षा का अभाव ला रही है। और जो भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से अभी हमारे इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह,
का अभी आ रहा है यहाँ पर कि आपके उनके बैंकों में सबसे ज़्यादा काला धन जमा हुआ है। काला धन जमा नहीं हुआ है, इनके काले धन को सफ़ेद करने का ही पूरा कार्यक्रम था पूरे देश में। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा घोटाला किया है, हमारी अगर सरकार आती है तो जो हमारे आज प्रधानमंत्री बने बैठे नरेंद्र मोदी से लेकर नीचे तक शिवराज चौहान तक सबको हथकड़ियों से सजाएं होंगी। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा घोटाला और ये जो शिक्षा का इधर उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में स्थित माध्यमिक शाला से अंग्रेजी माध्यम में 8वीं पास करने वाले बच्चों के पालकों की एक अहम बैठक अंबेडकर चौक के पास स्थित उद्यान में आयोजित की गई। बैठक में शामिल पालकों ने एक राय से फैसला लिया कि वे उत्कृष्ट विद्यालय में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए जाएंगे और एडमिशन नहीं होने पर अनशन पर बैठ जाएंगे। आपका परिचय बताएं। वैसे मेरा नाम PL मोहारी और मैं उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय बालाघाट के पालक संघ का अध्यक्ष हूँ। सर, आज पालकों की बैठक चल रही है, किस संबंध में चल रही है? ये जो बैठक चल रही है ये तो हमारी बहुत दिनों से चल रही है, क्योंकि स्कूल प्रारंभ हो चुका है। गवर्नमेंट के नियम अनुसार, सरकार की जो नीति है उसके अनुसार जो मीडियम वर्ग के या छोटे तबके के लोगों के बच्चों को इंग्लिश मीडियम से शिक्षा अध्ययन करने में बहुत पैसा लगता था, क्योंकि अमीर बाप के बेटे तो बहुत पैसा लगा के पढ़ा लेते हैं इंग्लिश स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में, लेकिन छोटे लोग नहीं पढ़ा पाते। उस उद्देश्य को लेकर गवर्नमेंट की नीति के अनुसार इंग्लिश स्कूल सरकारी स्कूल में जितनी भी सरकारी स्कूल है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक के में। परिचय बताएं। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह छत्री है। मैं एक पालक हूँ। मेरी बच्ची यहाँ अभी तक 8वीं तक यहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी है, अब वो 9th में गई है। सर, कल क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? कल हमारी यही रणनीति है कि कल से अगर हमारे बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता, माननीय प्राचार्य लटारी जी द्वारा, जैसा कि भाव ने हमको आश्वासन दिया है, उसके द्वारा श्री लटारे सर जी को आदेशित भी किया है कि कल से आप बच्चों का एडमिशन चालू करें, उन्हें बैठने दें। आदेश आने में थोड़ा विलम्ब लगेगा करके उस विचार से हम लोग में एक खुशी की लहर भी जागी हुई पालकों में कि कल से हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे करके। यथावत अगर हमको स्कूल में बैठने हमारे बच्चों को नहीं दिया जाता तो पालक कल से उग्र आंदोलन में आ जाएंगे, हो सकता है आमरण अनशन तक के में बैठ जाए। बारासूरी से लालबरा रोड पर खमरिया से गणेशपुर के बीच एक शराबी ट्रक चालक द्वारा ट्रक को पूरी सड़क पर लहराते हुए बेलगाम दौड़ाया जा रहा था। उसी समय वहां से बाइक पर जा रहे युवा मोर्चा के पदाधिकारी आशीष भगत ने ट्रक का पीछा कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शराबी ट्रक ड्राइवर ने और स्पीड बढ़ा दी। इस पर श्री भगत ने लालबरा पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद गणेशपुर में ट्रक को रुकवाया और फिर ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है? रोहित नेवारे। कहाँ रहते हो आप? गोंदिया रहते हो। ये जो ट्रक जो आज पकड़ा गया उसमें आप क्या करते हो? तो आपने मना नहीं की उसको? क्या लेके जा रहा था? कहाँ? जबलपुर जा रहा था। किसका है? पार्टी का पता नहीं है। तो फिर ऐसे में अभी एक्सीडेंट, कितने लोगों को ठोकर मार के आया है? किसी को नहीं मारा, या को लगी थोड़ी सी ठोकर इंडर को। उसके बाद और भी लोगों को ऐसा नहीं आपकी बात। वो लहराते हुए चला रहा था गाड़ी। क्या घटना हुई आज? एक अज्ञात ट्रक चल रहा था, जो बेलगाम ट्रक काफ़ी तेज़ रफ्तार में था, जो शराब पिया हुआ था ड्राइवर, उसके चलने से काफ़ी लोगों को मतलब टकराते हुए 3-4 लोग, और आने जाने वाले पूरी फुल रोड से चल रहा था। कौन सी रोड की बात है? आप कहाँ? बारासूरी से लालबरा मार्ग पर। आप कहाँ थे? एक कमरिया से हम वापस आ रहे थे घर की ओर, पलागाम थी। अच्छा। तब उसी दौरान एक ट्रक काफ़ी तेज रफ्तार में जो 3-4 लोगों की कारों से टकराते हुए और टकराया होते हुए चल रहा था, जो कि हमने उसको रोकने का प्रयास किया, नहीं रुका है। उसके बावजूद भी हम थाना लालबरा सूचना दिया। थाना प्रभारी साहब से बात होने पर फिर थाना लालबरा से शर्मा साहब को भेजा गया। उसके बाद में थाना का बल आया और फिर उस गाड़ी को रोकने के लिए थाने वालों ने एक प्रयास किया, मगर फिर भी उनके साथ में नहीं रोका उन्होंने। कहाँ पहुँचे तब तक? तब तक वो गणेशपुर पहुँचा हुआ था जी। उसके बावजूद फिर उसके बाद में रोका गया। उसको काफ़ी ज़्यादा ये करने पर उसने रोका, किसी की बात सुन नहीं रहा था, रोक भी नहीं रहा था ट्रक। जी। फिर क्या हुआ?
उसके बाद में उसको पकड़कर थाना लालबरा लाया गया। नशे में था। आज फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बहुत तेज गति खतरनाक तरीके से एक ट्रक चालक पर भगा के ले जा रहा है। तो वहाँ के उपस्थित गणेशपुर के लोगों के साथ आदित्य और अन्य लोगों के साथ जाकर देखे तो वो ट्रक चालक लहराते हुए गाड़ी चला रहा और वहाँ के लोगों के साथ स्टाफ के साथ आगे जाके उसको रोका गया। पहले तो कहाँ पर रोके सर? गणेशपुर के पास। पहले तो रुक नहीं रहा था, फिर काफ़ी दूर थोड़ी देर तक उसका पीछा किया तो वो रुका। उसको उतारा गया तो वो बहुत ज़्यादा शराब के नशे में था। चालक जिसका नाम है पप्पी सिंह तथा सुल्तान सिंह बल, तो इसके ऊपर तेज खतरनाक गोंदिया का इसके ऊपर जो है खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने और क्षमता से अधिक माल वाहन में लदा होने के अंतर्गत कार्रवाई की। क्या माल है सर? इसमें चावल भरा हुआ है। इसको न्यायालय पेश किया जाएगा। क्या क्या धारा लगी? 184 मोटर व्हीकल एक, 185 मोटर व्हीकल एक, 132/173, 113/194, 115/190 तो अन्य मोटर व्हीकल एक की धाराओं के अंतर्गत न्यायालय पेश किया जाएगा। वीरांगना महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस 24 जून को समारोह पूर्वक मनाया गया। आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक बंधुओं ने रानी दुर्गावती चौक पहुंचकर रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि दी। इसके आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी एकता परिषद के पदाधिकारियों ने रानी दुर्गावती के बलिदान पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर रिटायर्ड डीआईजी रविंद्र सिंह उइके सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धा से युद्ध में लड़ते हुए अपने आप को कुर्बान किया और 2018 को बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं। में होने वाले कार्यक्रम की भी रणनीति तैयार की है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया भवन की ओर। दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, लेकिन फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह मड़ावी ने अपने पुत्र दलपत शाह मड़ावी से विवाह करके उसे अपने पुत्र वधू बनाया। भारत भूमि में वैसे तो एक से बढ़कर एक वीर योद्धा ने जन्म लिया है, लेकिन वीरांगना की वीर गाथाएं भी किसी से कम नहीं है। ऐसी ही वीरांगना थी रानी दुर्गावती जी, जो जल, जंगल, जमीन और पहाड़ों की रानी कही जाती थी। इसी बात से खिन्न होकर मुगल शाह राजा अकबर ने मध्य भारत में अपने पेट बनाने के लिए उन्हें चुनौती दी कि वो उसकी अधीनता स्वीकार करे। इस पर रानी ने उनको कहा और चुनौती दी कि ये हमें मंजूर नहीं है। रानी दुर्गावती जो गोंडवाना की रानी थी, उनका बलिदान दिवस है 454वां, उसको मना रहे हैं। उन्होंने आसफ खां से युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुई थी। नरई नाला जो जबलपुर के पास में है, वहाँ भी कार्यक्रम बड़ा भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज बलिदान दिवस पर? बलिदान दिवस पर हम अपने समाज को ये संदेश देंगे कि उन्होंने अपने राज्य के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने जाति के लिए जिस तरह से बलिदान दिया है, हमारा समाज भी हमारी समाज के लिए कुछ ऐसा करके दिखाए जो आप आने वाली पीढ़ी भविष्य में आगे उज्ज्वल भविष्य। बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजन समाज द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं? समाज का तो एक ये माल्यार्पण वाला कार्यक्रम था। अब यहाँ से दुर्गावती भवन में जाएंगे हम, वहाँ कुछ उद्घोषण होंगे, अलग अलग लोग उस पर कुछ परिचर्चा होगी और समाज के बारे में चर्चा है। लालबर्रा में भी आदिवासी विकास परिषद द्वारा 24 जून को बड़ा देव स्थल में वीरांगना रानी दुर्गावती का 454वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारियों ने रानी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस, महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस। से ज्यादा दुख मंद
खुशी की बात है कि आप लोग कार्यक्रम मनी करते हैं, है ना, अपना पूर्वजों को याद करते हैं। और दुख की बात है कि आप लोगों ने थोड़ा जनसंख्या मंदिर को 10 आदमी पर, लेकिन मावा मिया सबको ना जवाबदार है। चलो भाव चलो दादा शुरू से तो उनको वही पड़े मार, तो जो जनसंख्या हुआ रानी दुर्गावती जी जो बलिदान दिवस मनाते हैं, हम प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी 24 जून को बलिदान दिवस मना रहे हैं। जो हमारी गोंडवाना राजवंश की एक ऐसी धरोहर शक्ति महारानी के नाम से जाना जाता है, जो एक हमारे प्रतीक है, ऊर्जा का स्रोत है, जो हमें प्रेरणा देती है कि हमारा जो गोंडवाना राजवंश था आज किस ओर जा रहा है। उसी को प्रेरित करने के लिए हम प्रतिवर्ष ये बलिदान दिवस मनाते कि हमारे कम से कम जो समाज है इनके पद चिन्हों पर चलकर अपने समाज का उत्थान करे, अपना उत्थान करे। यही मंशा के साथ हम लोग दुर्गावती का बलिदान दिवस था, जो आज के दिन सभी सगा समाज उपस्थित होकर बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से इस पर्व को मनाते। रानी दुर्गावती एक शहीद हो चुकी है, जो कि अपने महिला वर्ग के लिए, नारियों के लिए एक विशेष योगदान, जो वीरता, उत्साह, धैर्य का उन्हें साहस दिया, परिचय दिया। और हम तो ये कहते हैं कि हर भारतीय नारी को इस प्रकार का अपने शौर्य, साहस और पराक्रम का परिचय देना चाहिए तथा अपने अधिकारों के लिए स्वयं अपनी रक्षा करना चाहिए। दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के तहत वन परिक्षेत्र किरणापुर के बटकरी के जंगल में तेंदुए का शिकार करने के आरोप में एक और आरोपी सुक्रू सिंह वरकड़े को गिरफ्तार किया गया है। ग्राम हेटी बटकरी निवासी इस आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। इसी मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 2 लोग जेल में हैं। इन लोगों ने मिलकर इसी साल मार्च में विद्युत तार बिछाकर एक तेंदुए की हत्या की थी। ग्राम कोसमी में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का रविवार को लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे, भाजपा के जिला महामंत्री शिव जायसवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान गांव के लोगों को पट्टे का वितरण भी किया गया। वहीं प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में सरपंच गगन नगपुरे और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। लेकर राजू बसेने के घर तक यहाँ रोड बनना है और यहाँ नाली सहित रोड है। नाली का काम तो प्रारंभ हो चुका है, जिसका कि भूमिजन यहाँ होना है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है उनका भी यहाँ जैसे पट्टा वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। असंगठित श्रमिक कार्ड का भी यहाँ वाचन होना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है और बहुत अच्छा कार्य है। जैसे कि पट्टा वितरण का काम, असंगठित श्रमिक कार्ड का वाचन, ये भी कार्यक्रम यहाँ होना है। और उन नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने इस ग्राम की स्वच्छता में मुझे सहयोग किया, आप सबका सहयोग से ऐसे बाल टोली का भी स्वागत करना, यहाँ सम्मान किया जाएगा। ग्राम के प्रतिभावान छात्र छात्राएं 8वीं 10वीं 12वीं के जिन्होंने अधिकतम अंक लाकर इस ग्राम का नाम रोशन किया है, उनका भी सम्मान किया जाएगा। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए एक बार जोरदार तालियां, वंदन, अभिनंदन। हमारे इस ग्राम की बेटी खुशी यादव, पिता श्री गुलाब यादव, जिसने अपने माता पिता के नाम के साथ इस ग्राम का भी नाम रोशन किया है। ऐसी बेटी, ऐसी बहन के लिए जोरदार ताली। उत्कृष्ट विद्यालय में रविवार को कैरियर काउंसलिंग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें हर हाई स्कूल से 2-2 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ शिक्षक प्रशिक्षण के बाद अपने स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को कैरियर संबंधी मार्गदर्शन करेंगे। और हार्दिक अभिनंदन एक बार अपने लिए। साथियों, जैसे कि आप और हम सब जान रहे हैं कि विगत 5 वर्षों से वो पुस्तकों के पत्ते नहीं पलटता है, वो केवल मोबाइल के बटन दबाकर मैं यहाँ स्टडी करता हूँ ऐसा चाहता हूँ। कई बच्चों को हमने भी देखा, इसी में कौन सा विषय लेकर के अपने भविष्य को उज्जवल कर सकता है। इसके बाद
8 जून से लेकर 15 जून तक सेकंड चरण चला, उसमें भी ये बात क्लियर हुई कि 70% से नीचे जो बच्चा आया हुआ है और जो पास आउट हुआ है वो अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अपने एबिलिटी के आधार पर और अपने अवसरों की उपलब्धता के आधार पर अपने जीवन को कहाँ उज्जवल बना सकता है, उस पर एक चरण हुआ। यह मध्य प्रदेश शासन का शिक्षा विभाग का तीसरा चरण है जो सफल और कुशलता की ओर। ये क्या है, हम लोगों ने अभिरुचि टेस्ट लिया हुआ था, अभिक्षमता टेस्ट, उसके आधार पर जो 10वीं बच्चे, सब 10वीं बच्चे पास होकर 11वीं में एडमिशन ले रहे हैं। तो 11वीं में एडमिशन लेने के बाद इनका करियर काउंसलिंग की जा रही है कि आप इसके बाद कौन से सब्जेक्ट में आप अध्ययन करें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो बच्चों को ये टीचर्स यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएंगे और बच्चों को प्रति बच्चे जो अलग अलग स्कूलों से आए हुए हैं 10वीं पास होकर 11वीं में एडमिशन के लिए, इनकी काउंसलिंग करेंगे और काउंसलिंग करने के बाद बच्चों को बताएंगे कि तुम में ये क्षमता है, इस क्षमता से अगर ये विषय लोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, या आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, इस संबंध में बच्चों को अभिप्रेरित करेंगे और उस आधार पे बच्चों की काउंसलिंग के साथ उनको सब्जेक्ट दिलवाने की कोशिश करेंगे। क्या सर शिक्षा विभाग की योजना है या ये शिक्षा विभाग? लालबरा क्षेत्र के ग्राम खुरपुड़ी में शनिवार की शाम आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। मृतक श्यामलाल पंचेश्वर खुरपुड़ी निवासी बताया गया है। रविवार को वह गुनेश्वर बिशन के खेत में काम कर रहा था। उसी समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से वह आहत हो गया। उसे लालबरा के अस्पताल में ले जाया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सर हम लोग एक खेत में ये कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। खेत की सफाई कर रहे थे? खेत की सफाई कर रहे थे। उस टाइम में घटना हुई, जैसे बिजली तड़की, वैसे ही ये ऐसे हाथ पैर टाइप कपने लगे और पास से सीधे नीचे गिर गए। तो आपके कोई रिश्तेदार लगते साथ में? नहीं सर, हमारे पड़ोसी यानी आप अपने खेत में काम कर रहे थे? वो अपने खेत में काम कर रहे थे। तो फिर कितने बजे की घटना होगी ये? करीबन 6:30 बजे की बात। शायद बिजली, अभी मौसम बना बिजली कट की वैसे। तो क्या नाम लिखते, कुछ नाम मालूम है आपको? श्यामलाल नाम है इनका। इन्हें जैसे बिजली गिरी वो अचानक से, तो उनको कहाँ लाएगा फिर? ये घटना ये कि खेत में काम कर रहे थे, ये पति पत्नी दोनों। वाले खेत में पड़ोसी लोग भी काम कर रहे थे और मैं दूर पे खड़ा था इनके लगभग। इन्हें खुद का खेत था? नहीं, मेरा खेत था। मेरे खेत में बटाई पे काम कर रहे हैं ये लोग, मतलब अधिया जो होता है। अधिया में मतलब खेत दे दिया हूँ मैंने इनको, ये अधिया में फसल लगाते हैं। कितने बजे की घटना होंगी जो ये? 6 से 6:30 बजे के बीच में। कैसे क्या है, बिजली गिरने से हुई? भाई अचानक मौसम बना और आकाशीय बिजली तड़कन हुई और बिजली गिरी और इसे बिल्कुल शांत मतलब करना चाहिए, हाथ पैर हिलाने लगा। उठाए इसको, उठा करके खेत से बाहर लेके आया, तब तक ये थोड़ा हाथ पैर हिला रहा था। गांव में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला, सीधे जिला अस्पताल लेकर के आते 10-15 मिनट लग, आते 15 मिनट। वाराणसी में भी गोंडवाना साम्राज्य महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस 24 जून को मनाया गया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के गणमान्य नागरिकों ने वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य, पराक्रम और जौहर की गाथा पर प्रकाश डालते हुए समाज को संदेश दिया कि त्याग और बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहे। जो कोई भी कुछ होता है वो अपने उन्होंने हमें क्या दिया। महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस और 454वीं वर्षगांठ हम आज यहाँ वाराणसी के सामुदायिक भवन में सभी जनजाति समाज एकत्रित होकर बड़े हर्षोल्लास से उनका बलिदान दिवस और उनकी याद यहाँ ताज़ा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम महारानी के इस त्याग और बलिदान को सदैव
बनाए रखें और आने वाली पीढ़ी भी इसको सम्मानपूर्वक अपने समाज को और साथ ही समस्त भारतवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारा देश गुलाम था और जब यहाँ पर मुग़ल आए और मुग़लों ने हमारे भारत की ऐश्वर्यता को देखा और वो लुभा गए और उन्होंने हमारे भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहा, यहाँ के राजाओं को गुलाम बनाना चाहा। उस समय में इतिहास ये बताता है कि उस समय में अधिकांश हमारे राजपूत और हिंदू राजा थे जिन्होंने मुग़लों के सामने अपने घुटने टेके, लेकिन महारानी ने ये स्वीकार नहीं किया और उन्होंने स्वयं अपनी भारत देश की आज़ादी के लिए मुग़लों से लोहा लेने के लिए तैयार हुई और उन्होंने अपना बलिदान अपने देश पर कर दिया। वाराणसी के दिगंबर जैन मंदिर में संयम स्वर्ण महोत्सव के पावन अवसर पर ज्ञान संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 18 जून से शुरू हुए इस शिविर के दौरान प्रतिदिन सामूहिक अभिषेक, पूजन और प्रवचन हो रहे हैं। यहां 25 जून को श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की अगवानी की जाएगी। भैया कि उनके यहाँ आचार्य भगवंत के 100% जो 100% आचार्य भगवंत दिन भर में क्या कमाएंगे, पुण्य कमाएंगे, विशुद्धि के परिणाम रखेंगे। उन विशुद्धि के परिणामों में से क्या हो जाएगा, 6% उस व्यक्ति के खाते में आ जाएगा जिस व्यक्ति ने आचार्य भगवंत का चौका लगाया। इसीलिए भैया हम क्या करें, हमारे नगर में अगर कोई मुनि आए तो हमारा कर्तव्य बना करता है कि हम उनके चौका लगाएं, उनकी आगवानी करें, उनकी भैया वृत्ति के लिए पहुंचे। और भैया वृत्ति करना, चौका लगाना, आहार देना, याद रखना एक दिन ऐसा आएगा कि हे भगवान, हे साधु परमेष्टि, जिस प्रकार से आप नियमगत संयम को पालन कर रहे हैं, इतनी गर्मी में 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में भी आप नग्न अवस्था में और एक बार जल को ले रहे हैं, हे भगवान आप धन्य हैं। अगर ऐसे वीतरागी मुद्रा के संयम को आगे बढ़ाने में अगर मेरा थोड़ा सा सहयोग हो जाए, अगर मेरा थोड़ा सा सहयोग हो जाए तो ये भगवान मेरा क्या होगा, जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। अगर ऐसी हमारी भावना है, अगर ऐसी हमारी सोच है तो भैया हम क्या कर सकेंगे। देखो सबका नियम होना चाहिए कि हमारे नगर में मुनि आए हैं, हमारे नगर में क्या है, मुनि आए हैं, बहुत उत्कृष्ट हुआ करता है भैया। बहुत बड़ी बात हुआ करती है कि क्या हो जाते हैं, हम तो बुंदेलखंड और बुंदेलखंड से लगे हुए लोग, मध्य प्रदेश के लोग, हमें तो सौंपा। यहाँ पर शिविर लगा हुआ है, सागाने से भैया जी आए हुए हैं, वो यहाँ पर 8 दिन का शिविर लगाए हैं। और यहाँ कल महाराज जी का आगमन हो रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के परम शिष्य 108 श्री पुष्पदंत सागर महाराज जी का आगमन कल सुबह यहाँ गोंदिया से डोंगरमारी वाले रोड से वाराणसी में होने वाला है। समाज के अधिक से अधिक लोग उस जगह पर भैरवगंज पहुँच कर आज यहाँ पर 18 तारीख दिनांक 18 जून से 25 जून तक ज्ञान संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है। सांगानेर जयपुर से पधारे भैया जी के द्वारा यहाँ पर शिविर चलाया जा रहा है। शिविर में क्या जानकारियाँ दी जा रही है? शिविर में अलग अलग क्लासों के रूप में, जैसे सुबह 6:30 बजे से अभिषेक पूजन, उसके बाद श्री भक्तांबर जी की क्लास, व्याख्यान, दोपहर में 6 डाला की क्लास महिलाओं की, शाम को बच्चों की पाठशाला, रात्रि में प्रवचन, सभी मतलब शिविर का दिन भर का कार्यक्रम आयोजित रहता है 8 दिन का। धर्म से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियाँ, क्या बोलते हैं, अपने भक्तांबर की जानकारी। नगर के भटेरा चौकी स्थित स्वर्णकार सांस्कृतिक भवन में रविवार को संत श्री नरहरि महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में आगामी समय में की जाने वाली सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा की गई और वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत कर अधिग्रहित भूमि के संबंध में चर्चा की गई। क्या नाम है आपका? रमेश एयरपोर्ट। समाज का उत्थान होना चाहिए और क्या क्या समाज के लिए अनिवार्य है, इसलिए आज ये बैठक बुलाई गई है।
जहाँ तक ज़मीन का मसला था, हमारे कुछ समाज के लोगों ने ज़मीन खरीदी थी, उनसे भी ज़मीन परचेज़ करना है, उसकी भी योजना तैयार करने के लिए आज समाज के लोगों को बुलाया गया और बैठक ली गई है। उसमें निर्णय लिया जाएगा आगे भविष्य में इस ज़मीन को क्रय करने के लिए कैसी योजना तैयार करना है। ये समाज हित में फॉर्म भरने, ये समाज के उत्थान और समाज की दिशा अपने को किस ओर ले आना है, समाज के उत्थान के लिए अपने को क्या कार्यक्रम करना है, ये सब समस्या को लेकर के अपनी आज की बैठक आहुत की गई है और सभी विकासखंड के पदाधिकारियों से विनय किया गया था कि सब समय को उपस्थित हुए। वार्षिक लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहगांव में पानी की पर्याप्त निकासी न होने के कारण बारिश का पानी नालियों से होकर लोगों के घरों में घुस रहा है। नाली के इस गंदे पानी से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। मोहगांव के ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभागीय अधिकारियों से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेता महेश सहारे ने आज पार्टी की गतिविधियों के संबंध में कटंगी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्हें नगर परिषद द्वारा प्रदाय किए जा रहे दूषित पेयजल की समस्या से नागरिकों ने अवगत कराया, जिसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पेयजल के सैंपल देखे और नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद कटंगी द्वारा बिना फिल्टर का दूषित पेयजल के रूप में कटंगी नगर वासियों को जहर पिलाया जा रहा है, जिसकी शिकायत वे प्रशासन से करेंगे। कटंगी नगर परिषद अंतर्गत पूरे 15 वार्ड होते हैं और 15 वार्ड में जो है वाटर सप्लाई, जो जल की सप्लाई है, वो बिना फिल्टर के पानी की सप्लाई की जा रही है। और जो 2002 और 2004 में जो फिल्टर लगे हुए थे, वो फिल्टर टोटल खराब हो चुके हैं, कोई काम की व्यवस्था में नहीं है, एकदम जर्जर हो चुका है, पूरा बंद हो चुका है। नगर परिषद ने अभी तक नगर की जनता को शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। डायरेक्ट जो बोरिंग का पानी आता है, बोरिंग का पानी के द्वारा उसको टंकी में भरा जाता है और टंकी से सभी घर में उसकी सप्लाई की जाती है। ये डायरेक्ट पानी है, शुद्ध पानी नहीं है, इसमें फिल्टर पानी नहीं किया गया, ये डायरेक्ट पानी पिलाया जा रहा है। और सबको पता है कि बोरिंग का पानी पीने योग्य नहीं है, उसको फिल्टर करके ही नगर परिषद की जो कार्य प्रणाली है वो नगर परिषद शुद्ध पानी पिलाने की होती है। नगर में शुद्ध पानी आम जनता को कैसे मिले? संपन्न वर्ग का जो लोग होता है वो अपने घर में फिल्टर का एक यूनिट लगा लेते हैं 8,000 10,000 रुपए खर्च करके, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, वो कैसा पानी पिएगा? कहां से 10,000 का फिल्टर घर में लगाएगा? ये तो नगर परिषद को सोचना है, नगर परिषद के अध्यक्ष को सोचना है, वहां के सीएमओ को सोचना है। लेकिन आज तक नगर परिषद के अंतर्गत जो आम जनता है उनको फिल्टर का पानी नहीं मिला। और जो पहले लगा था जो फिल्टर प्लांट, वो एकदम पुराने जमाने का लगा हुआ है, अभी आधुनिक जमाने का तो कुछ है ही नहीं है, डायरेक्ट पानी पिलाया जा रहा है। कटंगी क्षेत्र के ग्राम लखनवाड़ा से जरा मोहगांव मार्ग तक 2 करोड़ रुपए की लागत से नहर लाइनिंग कार्य का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भारी तकनीकी गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होने पर क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन ने मौके का निरीक्षण किया और अनियमितताएं सही पाई गई। इस नहर लाइनिंग के कार्य में सीमेंट की मात्रा बहुत ही कम है। साइड वाल के काम में भी मुरूम की जगह मिट्टी डाली जा रही है। आइए देखते हैं क्या कहती है जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसर बिसेन। भाईजान 20 साल से बिल्डिंग का और ये इसका अनुभव है मेरे को। ये क्या है, पहले ढलाई करते हैं और फिर सीमेंट का पानी पिलाते हैं, समझ आए ना? तो जो ढलाई की है उसमें सीमेंट की क्वांटिटी कम है कि नहीं? पानी
पानी पिलाते तो मजबूती आती। ये भी देखो आप, ऐसा लग रहा होगा जैसे छापे हैं। उसमें ये सीधे लिखना है कि जो सिर्फ जो ढलाई की गई है। क्या नाम है? भूपेंद्र चंद्रवेल। कौन सी कंपनी का काम है? पॉम्साई कंस्ट्रक्शन। कहाँ से कहाँ तक था? कौन सी क्लास से? लखनवाड़ा से जराहम हुआ था। हो जाएगा ना, लखनवाड़ा मैं बस आ ही रही हूँ। स्कूल में हो क्या? कितने किलोमीटर का काम है? ये किलोमीटर नहीं मालूम मेरे को, वैसे फिर भी 9 किलोमीटर बता रहे हैं। 9 किलोमीटर है क्या? लागत क्या होंगी? लागत के बारे में मेरे को नहीं मालूम। लागत के बारे में नहीं मालूम। तो आप आ जाओ ना। काम उतना अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत घटिया काम हो रहा है। वहाँ हमारा छोटा वाला बालक होगा ना, वो पूरा बता देगा। हल्का काम है, सीमेंट की मात्रा कम दिख रही। 2 घमेलर सीमेंट डाले, 8 घमेलर गिट्टी है और 5 घमेलर है। खबर तिरोड़ी से यह है कि जिले के सांसद बोध सिंह भगत तिरोड़ी प्रवास पर पहुंचे और उन्होंने वहां तिरोड़ी के सरपंच आनंद बरमैया और जनशक्ति मजदूर संघ के अध्यक्ष राम कृपाल खुरसेल से मुलाकात की। श्री खुरसेल ने सांसद को तिरोड़ी में पानी की समस्या से अवगत कराया और पानी की समस्या से निजात पाने साईं मंदिर के पास एक ओवरहेड टैंक बनवाने की मांग की। साथ ही SECC डाटा के बारे में भी चर्चा की, जिस पर सांसद द्वारा तिरोड़ी सरपंच और खुरसेल को साथ में दिल्ली चलने को कहा और इस बार डाटा लेके ही आने का वादा किया। 29 जून को वे दिल्ली जाएंगे। तो सब एक साथ ही होगी। मैं क्या बोला, इन लोग तो कुछ बोलते नहीं, पर मैं तो लोकसभा क्षेत्र का उठाना पड़ेगा। नहीं अपन तो पूरी नहीं के अलावा रामेश भी क्या भी आया था ना, हम तो गए थे ना उसके पास। हमने कौन सा अन्याय किया भाई, बाकी सब लोगों को मिलता है। अच्छा विषय तकनीकी ये नहीं समझेंगे लोग, फालतू की बात। नरेंद्र तोमर के पास भी गए थे जो उनके सेक्रेटरी से मिले थे। तकनीकी उसमें आएगा क्या? किसमें नहीं, ये पंचायत ग्रामीण का, पंचायत ग्रामीण नरेंद्र तोमर के पास। अब हम जाएंगे, अभी उसका करते हैं सब। और तुम्हारा खुर्शील जी, ग्राम चिखला में 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का विधि विधान से समापन किया गया। यहाँ के नवनिर्मित मंदिर में भगवान गणेश जी, देवादिदेव महादेव और माता पार्वती जी की मूर्ति स्थापित की गई। इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से की गई। इस अवसर पर हवन पूजन और भंडारे का कार्यक्रम भी हुआ। यहाँ कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका ग्रामीणों ने खूब आनंद उठाया। नंदीश्वराय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, महादुर्गाय नमः स्वाहा, नमः स्वाहा, दक्षिणेश्वराय नमः स्वाहा। वैनगंगा तटे स्थिते शिव जी का दर्शन करने, जो भोलेनाथ का दर्शन करने पहुंच रहे हैं, उनसे स्थापित मूर्ति को कुमकुम सिंदूर का लेपन न करें। स्वाहा, ओम सर्वज्ञाय नमः स्वाहा, ओम पवित्राय नमः स्वाहा, ओम विष्णुपाय नमः स्वाहा, ओम जयाय नमः स्वाहा, ओम राजलक्ष्मणे नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम अदभ्योगाय नमः स्वाहा, ओम महेश्वराय नमः स्वाहा, ओम अमिताय नमः स्वाहा, नवनाथभ्यो नमः स्वाहा। सर आपका परिचय बताएं। मैं धनराज नकपुरे, ग्राम चिखला। प्राण प्रतिष्ठा हमारा कार्यक्रम ऐसे 4 दिवसीय था, जिसमें 19 तारीख को जलाधिवास भगवान जी का, 20 तारीख को अनाधिवास, 21 तारीख को शोभा यात्रा और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, हवन पूजन एवं नगर भोज। जितने भी भक्तगण उपस्थित हुए सभी का भोज व्यवस्था की गई थी। और यह पूरे सारे कार्यक्रम हमारे श्री गणेश निर्माण मंदिर समिति चिखला, जिनके अध्यक्ष श्री देवेंद्र मोहारे जी एवं मैं संयोजक
ऐसे हमारे सभी पदाधिकारी लेखराम लीलारे जी, दिलीप नागपुरे जी लेके हमारे गांव में गणेश चौक में एक पुराना मंदिर था जो बहुत जर्जर अवस्था में हो गए थे। तो गांव में ऐसी हमारे मन में वो आया कि भगवान गणेश जी जो कि सारे देवताओं में प्रथम पूजनीय है और वही भगवान का मंदिर अगर जर्जर अवस्था में रहे तो गांव का विकास और गांव में सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यह उद्देश्य को लेकर के अपन ने एक नवीन मंदिर निर्माण वहाँ पर करवाया जो शायद बालाघाट जिले के किसी भी कोने में ऐसा मंदिर भव्य रूप से नहीं बना होगा। मैंने तो नहीं देख पाया। नीचे भगवान गणेश जी स्थापित है, ऊपर शिव पार्वती जी स्थापित है, डबल मंजिला मंदिर निर्माण है और इसमें क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव, जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा। बाबा रामदेव पीर सेवा समिति द्वारा रविवार को महाभंडारे का आयोजन किया गया। यह महाभंडारा गुजराती समाजवाड़ी भवन में आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में शामिल होकर महाप्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर वैभव कश्यप, हेमा पटेल सहित अनेक भक्तगण उपस्थित रहे। भिक्षु भोजन है। हम लोग हर इतवार को यहाँ पे भिक्षु भोजन करवाते हैं और जो महिलाएं सेवा के लिए प्रेरित है वो यहाँ सेवा के लिए आती है। एंड एक और भी कंप्लीट होता है कि जिसकी इच्छा होती है वो सेवा नहीं कर पाते पर अपना धन से सेवा करके और सारी महिलाएं एक्टिव होकर वो काम कर लेती हैं। क्या महिला मंडल द्वारा ही करवाया जाता है? महिला मंडल द्वारा ही करवाया जाता है। कौन सी समिति आपको? रामदेव बाबा मंदिर की समिति। पूरे वर्ष पर हर रविवार को महाभंडारे का आयोजन होता है। वर्षाकालीन सत्र में 3 महीने वो भंडारा नहीं हो पाता, उसके एवज में एक पूर्णाहुति का कार्यक्रम, एक महाभंडारा होता है। आज वह महाभंडारे का कार्यक्रम था। समस्त धर्म प्रेमी लोगों ने इसका लाभ लिया और जिसके पेट में ये अन्न गया है, परमपिता परमेश्वर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। आज के अलावा और क्या क्या कार्यक्रम हैं? आज का सबसे बड़ा कार्यक्रम यही कि अब महाभंडारा है। उसके बाद जितने भी सेवक बच्चे होते हैं उनको कुछ ना कुछ पुरस्कार देने का इसके बाद कार्यक्रम होगा। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और सुबह से आकर शाम तक इस भंडारे में परोस की व्यवस्था करते हैं। और रामदेव बाबा सेवा समिति के माध्यम से कई बच्चे जो पढ़ नहीं पाते उनकी कॉपी किताब की व्यवस्था, उनके बस्ते की व्यवस्था ऐसी भी रामदेव बाबा सेवा समिति की महिला मंडल है ये और बहुत सक्रिय महिला मंडल है। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। स्कूल शिक्षा मंत्री के पुतले का दहन, कांग्रेस सेवा दल ने जलाया शिक्षा मंत्री का पुतला। पुलिस ने जलते पुतले को बुझाया। अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं खोलने के मामले को लेकर किया पुतला दहन। शराबी ट्रक चालक की करतूत, सड़क पर लहराते बेलगाम दौड़ा रहा था ट्रक, बाल बाल बचे लोग। समारोह पूर्वक मनाया गया रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस। तेंदुए के शिकार के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। और कोसमी में किया गया सामुदायिक भवन का लोकार्पण। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghatexpress.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।